नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा को लेकर और आज परिचर्चा के एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज जो हमारा एपिसोड है वो 218 है। यानी कि निर्बाध 218 एपिसोड लेकर आज हम हाजिर हैं और विषय है बहुत संवेदनशील, बहुत महत्वपूर्ण। आप सब जानते हैं कि हम हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर बात करते हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं क्योंकि हम जन जागरण के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। 4 वर्ष बीत चुके हैं और ऊर्जा अभी भी वही है क्योंकि आपका दुलार, आपका साथ हमेशा से मिलता रहा है। और डॉक्टर तनेजा का बहुत सारा उनको धन्यवाद है क्योंकि उनका प्यार मुझे ज़्यादा मिलता है। तो आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने आए हैं, युद्ध के प्रभाव और उसके परिणाम पर बात करने आए हैं और युद्ध कोई भी स्थिति में सही नहीं है। और हम एक अपील भी करने आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम युद्ध को विराम दें क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देश के प्रति दो देश के बीच नहीं होता, कहीं न कहीं पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से हम कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं और आज हम ज़्यादातर भारत के बारे में बात करेंगे और युद्ध के प्रभाव और परिणाम इस विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे वक्ता होते हैं हर कार्यक्रम में। आज भी हमारे 3 वक्ता हैं। सबसे पहले संजीव कृष्ण सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत उनका महत्वपूर्ण समय होता है, उससे थोड़ा-सा समय वो हमारे लिए चुरा लेते हैं, बचा लेते हैं। तो मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से उनका अभिवादन करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे साथ आदरणीय महेश अवाना जी जुड़े हैं जो कि जिला उपाध्यक्ष केशवपुरम है, जिला सदस्य कार्यकारिणी भाजपा दिल्ली प्रदेश। और चूँकि हमें एक नेता की भी ज़रूरत थी क्योंकि सरकार की बात कौन पहुँचाएगा जनता तक, तो उनका भी हम अभिवादन करते हैं, बहुत-बहुत स्वागत। और हमारे साथ कल्पना चौबे जी जुड़ी हुई हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप सब ने बहुत बार कल्पना जी को सुना है और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप करती हैं, तो मैं आपका भी अभिवादन करती हूँ, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। आप सब हमारे इस चर्चा को सुशोभित करने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए उपस्थित हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम तीनों वक्ताओं का अभिवादन करते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं। आप तीनों वक्ताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया है आज की चर्चा के लिए। और जैसा कि हमने ये विषय चुना है कि युद्ध, चूँकि इतने युद्ध चल रहे हैं और देखिए 2022 से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है जो कि सब जानते हैं कितनी क्षति हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई रोकना नहीं चाहता। सब अपनी-अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वो भी अपनी चरम पर था, एक समय था। फिर भारत के युद्ध की बात करें तो 1965, 1971, उसके बाद 1999, उससे पहले 1947। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं युद्ध की जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी भयावह होती जा रही हैं। यूक्रेन का युद्ध अभी थमा नहीं था कि इज़राइल और हमास का युद्ध 2023 में हो गया। 2025 में ये युद्ध अभी भी बरकरार है। भारत-पाकिस्तान का 2025 में युद्ध हुआ। कंबोडिया थाईलैंड युद्ध 2025, ईरान इजराइल युद्ध 2025। तो इस तरह के एक आंकड़े हैं जो आंकड़ा हमें दिखा रहा है कि युद्ध निरंतर चलते जा रहे हैं और युद्ध का जो परिणाम होता है वो अंतोगत्वा बहुत ही भयावह होता है, बहुत क्षति पहुंचाने वाला होता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। तो आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं आदरणीय संजीव सूद सर के पास जाना चाहती हूँ और सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और हम भारत के बारे में बात करना चाहते हैं। भारत की इस वक़्त क्या रणनीति है और भारत को किस तरह से हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और अगर ये जो आग है, अगर आग की जो लपटें हैं, क्या वो भारत तक भी पहुँचेंगी? मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमें भी लग रहा है कि वो आग हमारे घरों तक ना पहुँचे। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्थिति है इस वक़्त? स्वागत है आपका। देखिए, मेरे विचार में जो युद्ध है उसकी आग तो हमारे तक शायद नहीं पहुंचेगी, परंतु कई रसोई घरों की आग बुझने का खतरा है।
जैसा कि आप देखेंगे आगे इकोनॉमिस्ट भी बोलेंगे, जैसे कि एलपीजी वगैरह का काफ़ी या शायद पैनिक है या सरकार अपना मत जो है अच्छे तरीके से पहुँचा नहीं पा रही है जनता में, तो इसलिए बड़ी-बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ न कुछ तो इसमें कमी है, परंतु ये ज़रूर है कि इस युद्ध से जो ऑयल की सप्लाई के ऊपर खास तौर पे जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर रोक लगाई है, तो उससे ऑयल की सप्लाई पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, भारत अपनी ऑयल कंज़म्पशन का लगभग 80% बाहर से आयात करता है। जब इतना बड़ा आयात है और क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत इम्पोज हो गए थे, रशिया से तेल लेना बंद हो गया था और वेनेजुएला का तेल बहुत वो हमारी रिफाइनरीज में शायद वो उसको सफाई करने की क्षमता नहीं है, इतना भारी तेल है। और अब 1 महीने की जैसा कि सोशल मीडिया में है कि अमेरिका ने कहा है कि 1 महीने तक आप खरीद सकते हैं, तो वो तेल अभी रशिया से महँगा आ रहा है। तो इस तरह से हमारे ऊपर इस तरह से असर पड़ेगा और इससे फिर हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। जहाँ तक युद्ध पर से की बात है, तो मेरे विचार में ये युद्ध एक बहुत ही अनजस्ट युद्ध है। इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं जिनके पास अमेरिका के पास तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इज़राइल के पास ऐसा कहा जाता है कि 80-90 के करीब उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो 2 न्यूक्लियर पावर एक दूसरे ऐसे पावर को के ऊपर हमला किया इस वजह से कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बना सके। तो ये एक बहुत अनजस्ट युद्ध है और जो अमेरिका और इज़राइल ने मुझे लगता है कि इस युद्ध के बारे में अपनी प्लानिंग बनाने से पहले जो आकलन किया जिसको हम अंग्रेजी में या मिलिट्री लैंग्वेज में एप्रिसिएशन कहते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक एप्रिसिएशन उन्होंने ईरान की क्षमता के ऊपर अच्छी तरह से शायद वो नहीं कर पाए। ईरान 40 सालों से बल्कि 1979 से आइसोलेटेड है और उसने आइसोलेशन में रहते हुए इतनी डेवलपमेंट कर ली है जिसने पूरे संसार को चकित कर दिया है कि इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। अमेरिका ने इज़राइल ने सोचा था कि 3-4 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा और इसी एम से उन्होंने उनकी लीडरशिप को सबसे पहले दिन ही 1 मार्च को मेरे ख्याल में 28 को युद्ध शुरू हुआ, 1 मार्च को उसको उनको खत्म कर दिया। तो उन्होंने सोचा था कि इससे रिजीम चेंज हो जाएगा और इससे ईरान के अंदर जो असंतुष्ट वर्ग है, वो ईरान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो युद्ध का एम बार-बार चेंज कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि हम उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रोकने की कोशिश में हैं और इस तरह से बार-बार वो गोल पोस्ट को चेंज करते जा रहे हैं। और ईरान ने इस युद्ध में अरब देशों में अमेरिका के जो बेसेस हैं या शायद साइप्रस में और किसी अगल-बगल के देश में और में जहाँ पे फ्रांस और यूके के बेसेस हैं, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका की मदद की है, उनको टारगेट किया है। उनको टारगेट करने से ऐसा हुआ है कि अरब देशों में भी अब एक भावना ऐसी पैदा हो रही है। सऊदी अरब के राजा ने तो ओपनली कहा है कि अब अमेरिका ने हमारे से कंसल्ट नहीं किया। बहरीन के राजा कहते सुना है कि वो वहाँ से चले गए हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। ईरान के अंदर भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईरान तो मिसाइलों पे ईरान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। परंतु अगर ये युद्ध और लंबे अरसे तक चल गया, तो इसमें पूरे संसार के लिए खतरा है
क्योंकि ऑयल सप्लाईज पे बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। और ईरान का अब जो ऑब्जेक्टिव है वो मिलिट्री विक्ट्री नहीं है शायद उनका। अब जैसे उन्होंने कहा कि जो भी वहां से तेल गुजरेगा उसको चाइनीज करेंसी में किया जाएगा, तो ये उनकी इकोनॉमी पे, अमेरिका की इकोनॉमी पे जो डॉलर की डोमिनेशन थी पूरे संसार में, उसके ऊपर असर डालने वाला है। मेरे ख्याल में जो हमारी इकोनॉमिस्ट पैनल हैं वो इसके बारे में और विस्तार से बता सकेंगी। मैं जो एक जनरल कॉमन मैन की तरफ से जो सोचता हूँ कि उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो और जो ईरान से अप्रोच किया गया है संधि के लिए, ईरान ने जो कंडीशंस लगाई हैं वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसको ऑनरेबल कंडीशन समझ के बड़ी जल्दी होगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगाई है कि आप 30 दिन के अंदर में सारे बेसिस खत्म करें। उन्होंने कंडीशन लगाई है कि हमें आई थिंक $500 बिलियन का रेपरेशन दें, और इस तरह की कंडीशन लगाएं, और उन्होंने कहा है कि गारंटी दें कि हमारे ऊपर आप आगे से हमला नहीं करें। तो ये कंडीशंस अब अमेरिका और इजराइल एक फेस सेविंग तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये युद्ध को किसी तरह से खत्म किया जा सके। ईरान मुझे लगता है कि इस युद्ध में हावी हो रहा है, और जब तक ये युद्ध सेटल नहीं होगा तो पूरे संसार की इकोनॉमी, आप देख रहे हैं मार्केट्स किस तरह से डाउन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो हिंदुस्तान में भी शायद इन्फ्लेशन बढ़ के 3.2% हो गई, पहले कुछ कम थी, 2 से भी कम थी। तो हालांकि अभी कंट्रोल में है, पर अगर ये युद्ध जारी रहा तो शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे इकोनॉमी पे असर पड़े और काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तमाम दर्शक श्रोता जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनका अभिवादन करती हूँ, और आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जो हमारे हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से एक ही प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सब इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। सर, जिस तरह से आपने बताया, आगे भी कुछ प्रश्न आप तक मैं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं कल्पना जी के पास चलना चाहती हूँ। कल्पना जी, सर ने जो स्थिति बताई है, चलिए उसकी आग की लपट जो है वो हम तक ना पहुंचे बेशक, लेकिन जिस तरह चूल्हे की आग के बारे में, रसोई की आग के बारे में सर ने चर्चा की, ये एक तरह का बड़ा, एक महिला होने के नाते, चूंकि हमारा ज्यादातर समय रसोई में ही बीतता है और हमको सब कुछ देखना पड़ता है, तो कहते भूखे भजन ना होए गोपाला। तो पेट को भरने के लिए और जो एक ऊर्जा शरीर को चाहिए होती है, उसके लिए भोजन जरूरी है। और अगर गैस सिलेंडर ना हो, चूंकि हम लोगों को अब वो आदत नहीं रही कि हम लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना लें, या केरोसिन की भी दिक्कत है कि हम स्टोव भी जला लें। तो अभी इस तरह की, चूंकि कभी भी जब हम इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की स्थिति देखते हैं, जब युद्ध होता है, और काफी देखिए अब रूस और यूक्रेन का युद्ध कितने 4 वर्षों से लगातार चल रहा है और कितनी क्षति हुई है उनके देश में। हालांकि सर ने थोड़ी सी हमें हिम्मत दी कि हमारे भारत में नहीं उसका असर पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली चीजें आ रही हैं, डायरेक्ट नहीं हो रहा, कोई हमारे ऊपर बम नहीं गिरा रहा, लेकिन बम गिराने से कम का काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि चूल्हा बूझने की नौबत आ रही है। इस तरह की जो स्थिति है, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते जो आर्थिक क्षति हो रही है, थोड़ा सा आप हमें विस्तार से इसके बारे में बताएं, ताकि हम चीजों को समझ सके और इस चर्चा को आगे ले जा सके। जी, स्वागत। आंकड़ों के साथ मैं अपनी पूरी चर्चा रखूंगी यहाँ पर। युद्धे नशे नाश्यति वित्तम च नश्यति। युद्ध में मनुष्य और धन दोनों का नाश होता है। वर्तमान में वैभव जी, हमारा विश्व 2 युद्धों को देख रहा है। एक है यूक्रेन और रूस का युद्ध, और दूसरा है हमारा ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का युद्ध। अब यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में हम बात करें तो इतना अधिक नुकसान है कि अगर यूक्रेन के हम पुनर्निर्माण की बात करें तो 500 बिलियन से भी अधिक डॉलर की लागत आएगी। वहीं रूस ने भी उतना ही नुकसान उठाए। भारत की यदि हम बात करें
तो भारत का जो व्यापार है वो रशिया से भी है और हम बाकी देशों के भी मित्र हैं। इसलिए अगर युद्ध में कोई जुड़ेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली व्यापार के द्वारा या किसी और आर्थिक माध्यम से उसका हमारे देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि काला सागर एक ऐसा क्षेत्र है जो युद्ध से प्रभावित हुआ है और जो कि व्यापारिक क्रियाकलापों का एक माध्यम रहा है। भारत को जो सबसे अधिक यहाँ पर चुनौती आई वो थी कूटनैतिक चुनौती, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे और हमें पश्चिमी देशों को भी संतुलन बना करके रखना था, जिसमें अमेरिका के द्वारा टैरिफ वॉर तो हमने देखा ही है और हम कूटनैतिक रूप से हम उसमें सफल भी रहे हैं। दूसरा है हमारा ईरान के और अमेरिका का जो युद्ध है। इस युद्ध के कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन वैभवी जी ये युद्ध हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। हम एक ऐसा ही युद्ध है 1990-91 में देख चुके हैं जो है खाड़ी युद्ध है। खाड़ी युद्ध के समय भी पेट्रोलियम, गैस, इस टाइप की चीजों की बहुत कमी हुई थी। हम बहुत प्रभावित भी हुए थे। कईयों के घरों में गैस चूल्हे नहीं पहुंचे थे, पेट्रोल की बहुत कमी थी, गाड़ियां नहीं चल पा रही थी। उस समय कई होटल्स बंद हो गए थे। आज लगभग वही स्थिति पूरे विश्व में है और भारत भी कुछ हद तक देख रहा है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी वहां बिगड़ी हुई है और वर्तमान में ईरान में अगर बोला जाए तो 300% से भी अधिक की वहां के वेतन में गिरावट आई है। भारत की यदि हम बात करते हैं तो होर्मुज़ जलदमरू जो मध्य है वहां से जो तनाव आया है, जिसके कारण लगभग 85% एलपीजी, 55% एलएनजी प्रभावित हुई है। जैसा कि सर ने बताया कि 80% हम तेल आयात करते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ने के कारण 12 से 13 अरब डॉलर तक आयात बिल हमारा बढ़ा है। महंगाई बढ़ने से जीडीपी में 10% की गिरावट आई है, तो वहीं 20% उपभोक्ता कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह युद्ध तेल की कीमतों में वृद्धि किया। इसके कारण हमारा परिवहन भी महंगा हुआ। परिवहन महंगा होने से वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई और इसके कारण फिर काला बाजारी जैसी क्रियाएं भी प्रारंभ हुई। ये सब क्रियाएं देश के अंदर हमारे व्यापार में भी गिरावट लाती हैं और हर तरफ से महंगाई को भी बढ़ाती हैं। और ये जो आर्थिक क्रिया है वैभवी जी, जब हम विकास करते हैं तो ये भी एक श्रृंखला के रूप में जुड़ती है और जब नुकसान होता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक श्रृंखला बन जाती है। एक नुकसान हुआ, उसके पीछे दूसरा नुकसान, उसके पीछे तीसरा नुकसान। अब ये जो नुकसान हो रहा है, जो हमारे अंदर पैनिक आ रहा है कि हमारा गैस चूल्हा समाप्त हो रहा है, हम कैसे खाना बनाएंगे, तो वैभवी जी हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम कई सुविधाएं अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। जैसे आप और हम हैं, हमारे पास इंडक्शन है, ओवन है, हम यूज कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो एलपीजी के साथ साथ वे कंडे का इत्यादि चीजों का वो प्रयोग करते हैं। इसलिए जनता ये ना पैनिक हो कि हमारे पास गैस चूल्हे पूर्णतः समाप्त हो रहे हैं। गवर्नमेंट उसी लिए होती है कि वो आपको सुविधाएं दे और प्रयास करती रहे, क्योंकि भारत कहीं भी युद्ध में शामिल नहीं है। चूंकि हम ईरान के भी दोस्त हैं, रशिया के भी दोस्त हैं, अमेरिका से भी हमने कभी सीधी दुश्मनी नहीं ली है। हम कहीं पर भी किसी से भी युद्ध के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं कि हम भारत की इस 80% तेल की आवश्यकताओं को, एलपीजी की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। इसलिए सर्वप्रथम तो हमको यही सावधानी रखनी है कि जो हमने कोविड के समय है या 1990-91 में खाड़ी युद्ध के समय जो हम पैनिक हुए थे, वो पैनिक हमको अभी नहीं लाना है। ये बिल्कुल सत्य है कि युद्ध जैसे जैसे लंबा खींचेगा, ये चीजें महंगी होंगी, इनकी शॉर्टेज होगी और वो केवल हमारे देश में हो रही है ऐसी नहीं, ये पूरा विश्व झेल रहा है। तो हमको किस तरीके से इसके लिए सावधान होकर कार्य करने हैं। सामाजिक किसी भी प्रकार की चीजों में हमको नहीं आना है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति केवल आर्थिक प्रभाव नहीं डालती, सामाजिक प्रभाव भी डालती है। जब हम ईरान की बात करते हैं तो हमारे देश में भी ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं या लोग हैं जिनके रिश्तेदार उधर हैं। हमारे भारतीय भी जो है जो वहां हैं, हम उनको भी लाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक, हमारी सामाजिक चीजें भी यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो पैनिक तो हमको ना तो आर्थिक रूप से होने की जरूरत है, ना एलपीजी को लेकर के होने की जरूरत है और ना ही हमको सामाजिक स्तर पर होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये संवेदनशील वातावरण हर जगह व्याप्त होगा।
चलिए कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको तसल्ली हो रही है। और डॉक्टर तनेजा ने लिखा है बहुत बढ़िया परिचर्चा चल रही है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय प्रकाश चंद पराशर जी जुड़ गए, डीग से जुड़े हैं। आप बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत। और अब महेश अवाना जी के पास चलेंगे, चूंकि अब नेताजी कहेंगे कुछ कि हमारे देश में कैसे हम पैनिक ना हो और कैसे लोगों को संभालने की जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कितनी कारगर हो पा रही है। कागजी से खाना पूर्ति से लेके जो एक वास्तविक रूप में जो चीजें चल रही हैं, मैं चाहूंगी, चूंकि एक सरकार का प्रतिनिधित्व यदि आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका भी फर्ज है कि हम पैनिक ना हो, लोग पैनिक ना हो, उसके लिए आप वो सारी चीजें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग आश्वस्त हो पाएं। तो महेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बताएं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, खासकर अभी महंगाई उतनी नहीं हुई है। देखिए, अभी सब्जी वब्जी इतनी महंगी नहीं हुई है, लेकिन जिस सिलेंडर की बात हो रही है, चूंकि सर ने पहले ही कह दिया था कि 80% हम आयात करते हैं एलपीजी, तो वहां से जब हम आयात करते हैं और वो चीजें वहां रुक रही हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है कि हम कोई भी सामान अपने यहाँ लेकर आ पाए, तो ये एक स्थिति है थोड़ी सी गंभीर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गंभीर है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी गंभीर है और कितना हम बच रहे हैं, क्योंकि लाइनें देख रही हूं मैं, जो स्टोर्स हैं जहां पर गैस सिलेंडर मिलती हैं, वो लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, और लोग एकदम हताश हैं और सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा हम अपने घर में इकट्ठा कर लें। ये भी एक कालाबाजारी का जिक्र कल्पना जी आपने किया, और ये हमने कोविड के वक्त भी देखा था कि जब हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, उस समय भी बहुत कालाबाजारी हुई। तो ये जो एक हमारे ही देश में रहकर, सूद सर, मैं आपके पास आऊंगी बाद में, पहले आवाना जी से मैं पूछूं कि हमारे ही देश में रहकर लोग गद्दारी करते हैं, लोग हमें तकलीफ देते हैं, उससे भी बचना जरूरी है। महेश सर, क्या कहेंगे? धन्यवाद विभा जी, मैंने आप सबकी बातें सुनी। कल्पना जी और संजीव सूद सर ने बड़ी अच्छी बातें कही। देखिए, इसमें कोई निसंदेह एक कटु सत्य है कि पूरी दुनिया एक गंभीर संकट से जूझ रही है। एक वैश्विक संकट, कोरोना काल के बाद पुनः 5 साल के बाद पूरी दुनिया उसको झेल रही है। लेकिन जैसा कल्पना जी ने कहा कि हम भारत एक स्वावलंबी इकोनॉमी है, सेल्फ इकोनॉमी है, हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखना चाहिए। वो बार-बार देश की जनता को आग्रह कर रहे हैं कि देश में कोई एलपीजी की कमी नहीं है, देश में कोई ऑयल की कमी नहीं है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बार-बार पार्लियामेंट में भी कहा, ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा, प्रेस के माध्यम से भी कहा। लेकिन क्या है कि कुछ सामाजिक ताना-बाना जो देश का है उसको खराब करने के लिए, कुछ चाहे उसको अपोजिशन के लोग कहें या कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लोगों को कहें, जानबूझकर आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत एक ऐसा इतना मजबूत देश है कि हर गंभीर चुनौती को हम सैर स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना धैर्य, साहस है कि हम अपने दम पर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत, जैसा अभी कल्पना जी ने कहा, हमारे पास बहुत विकल्प हैं। दूर दराज देहात में तो लोग आज भी अपने घर कंडे, उपला जिसको कहते हैं, उस पर खाना, आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो उपले की रोटी खाते हैं, आज भी पानी के हाथ का खाना बना के खाते हैं, पानी के हाथ से रोटी बनती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये निसंदेह, इसमें कोई शक, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि पूरा अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उसके बहुत गंभीर और घातक परिणाम होंगे, क्योंकि एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका अपने अहंकार में और ईरान अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मोदी जी ने पहले से ही हमेशा उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो भूमिका है कि बातचीत, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत से ही हर समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। चाहे वो यूक्रेन और रशिया की बात हो, उसमें आपने देखा होगा जेलेंस्की जी ने कहा कि भाई मोदी जी को मध्यस्थता करनी चाहिए। रशिया ने भी कहा कि हम मध्यस्थता स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन अब हर देश की अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने इश्यूज हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले में, बहुत आशावादी हूं कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। और जैसा संजीव जी ने कहा कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में
जो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ढुलाई और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद सरकार पर हम सबको भरोसा है, सरकार ने उसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, कि जिस बीमारी का ना हमें डायग्नोसिस पता था, ना बीमारी पता थी, ना उसके हमारे पास उसका कोई मेडिकेशन था, ना हमारे पास दवाइयाँ थी, उस सब के बावजूद भी कि अगर आप पीछे उसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो हमें पोलियो ड्रॉप बनाने के लिए इस देश में 70 साल लग गए थे। तो लोग, मोदी जी ने जैसे ही कोरोना आया तो उसको डायग्नोसिस सिस्टम भी लेकर आए, वो पूरी दुनिया को हमने पैरासिटामोल की दवाइयां निर्यात भी की, और 3 से 4 6 महीने के अंदर हमने उसका वैक्सीनेट किया, पूरे देश को एक बार नहीं 3 बार वैक्सीनेट किया, बूस्टर डोज भी लगाई। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं ये बात इस दावे से इसलिए कह सकता हूं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी किस प्रकार पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत सरकार लेकर आई, कि जिन बसों पर भारत के झंडे लगे थे, उन बसों पर पाकिस्तान नागरिक निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाकर भारत का धन्यवाद किया। और अभी भी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कि होर्मुज का जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है, कि वहां से ईरान ने धमकी दी है कि हम किसी ऑयल टैंकर को निकलने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने भारत सरकार के 3 टैंकर्स को जाने की परमिशन दी है। तो मुझे लगता है ईरान, चूंकि वो भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, और ईरान स्वाभाविक भारत का मित्र भी रहा है, अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है, विश्व स्तर पर देखा जाए तो हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये आज मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को मोदी जी आज भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, और जिस प्रकार हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है आशा की किरण है कि जल्दी हमें सार्थक और स्वाभाविक परिणाम देखने को मिलेंगे, और युद्ध निश्चित रूप से समाप्त होगा। युद्ध कभी भी हमेशा मानव जाति के लिए खतरा रहा है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ये देश की और दुनिया की इकोनॉमी के लिए नहीं, मानव जाति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी महेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए हमें भारतीय होने पर गर्व है, डॉक्टर तनेजा जी ने लिखा है। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं जुड़ गए हैं, अभिनंदन। और इन्होंने लिखा है सरकार बदलनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखी है, हालांकि ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम हथियार नहीं रखेंगे, कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम क्या करेंगे, हमको अपनी सुरक्षा देखनी है। लेकिन इन्होंने लिखा है जितना रुपया हथियारों में खर्च होता है, अगर विकास में खर्च किया जाता तो स्वर्ग होता। सूद सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक जहन में एक प्रश्न आ रहा है, तनेजा जी ने भी ये प्रश्न पूछा है, क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? और पहले तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें, उसके बाद मैं कुछ और आपसे पूछूंगी। क्या उस तरह से माहौल तैयार हो रहा है कि हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, क्योंकि जो पहले के जमाने की लड़ाइयाँ थीं और अब की लड़ाई में बहुत फर्क है। अब आप देखें, ये लड़ाइयाँ फौजें आमने सामने नहीं लड़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया और इसमें भी देखा गया कि ये लड़ाइयाँ मिसाइल्स और डिस्टेंस से, और दूसरा ये अब दूसरे उसमें डोमेन में चली जा रही हैं। अब साइबर की वॉर होगी, अब ये इकोनॉमी के को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉर होगी। तो जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का, मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की लड़ाई होगी जिसमें पूरा विश्व सम्मिलित हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि जितना नुकसान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे कर दिया है, वो काफी उनकी इकोनॉमीज के लिए काफी क्रिपलिंग इफेक्ट होगा। और अमेरिका यूक्रेन के नेटो के साथ में मिलकर यूक्रेन और रशिया लड़ाई में भी शामिल है। अमेरिका एक तरफ ताइवान को भी उकसा रहा है चाइना के रोकने, अमेरिका ग्रीनलैंड का भी कर रहा है। तो इस प्रकार अमेरिका जो एक हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है, तो उनके टेक्नोलॉजिकल पावर है वो बहुत बड़ा, बट वो अभी एक साथ इतने सारे युद्धों को संभालने में काबिल नहीं लगता मुझे। और
नाटो ने इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया है। अरब कंट्रीज इस लड़ाई में डिसहार्टन हो गए क्योंकि उनके यहाँ पर जो बेसिस थे उनको टारगेट किया है ईरान ने। इराक वगैरह भी फिजिकली किसी लड़ाई में नहीं आए। चाइना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, जैसा कि सोशल मीडिया में दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस प्रकार के विश्व युद्ध में की तरफ अग्रसर हैं। तो ये मेरा इसमें सोचना है। एक चीज जो मिस्टर अवाना ने कही थी, पोलियो, अगर मुझे याद है होता है तो पोलियो वैक्सीन 1972 में आ गई थी और 1994-95 में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम सरकार ने शुरू कर दिए थे। तो 70 साल तो नहीं, 25 साल में ये काम हो गया था। और ये मानना पड़ेगा कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास कितने रिसोर्सेस थे। हम किसी भी उसको मतलब हम जो भी बेस बन रहा है उसी के ऊपर आगे चल रहे हैं। दिस इज जस्ट बाय द वे, नॉट टू गेट इनटू अ पॉलिटिकल डिबेट, बट दिस इज जस्ट बाय द वे करेक्शन ऑफ अ फैक्ट। हाँ जी, मैं वर्ल्ड वॉर के बारे में मेरा ये विचार है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अब एक प्रश्न का एक समाधान मिल गया कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए। और मैं कल्पना जी आपके पास आना चाहती हूँ। सर ने बहुत अच्छा बताया और देखिए हमारा जो ये कार्यक्रम है वो हमेशा जागरूकता के लिए है, जन जागरण के लिए है। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हम उन तमाम तथ्यों के साथ यहाँ आएँ और कोई भी काल्पनिक बात हम ना करें। पिछले 4 वर्षों से इस चर्चा को हम लेकर आ रहे हैं, अलग-अलग विषयों पर हमने बात की, हमने कभी काल्पनिक बातें नहीं की, हमने हमेशा अपनी जड़ को पकड़ के रखा है और शायद इसीलिए हम सफल भी हो पा रहे हैं, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है। और सभी नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन नेहा। और डॉक्टर विनीता साहनी जी हमसे जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से वही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। और आपके पास मैं कल्पना जी आना चाहती हूँ। व्यापार जो आयात और निर्यात होता है वो बाधित है इस वक्त, इस पर भी असर है और क्या कुछ असर है? मुद्रास्फीति और मुद्रा की बात करें उस पर भी क्या असर है? और अगर चूंकि रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत प्रभावित हो रही हैं और चाहे आप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए वैभवी जी, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो तो शेयर बाजार पर पहले सीधा असर होता है। आज की स्थिति में भी शेयर बाजार में 1000+ के अंकों की कमी तो दिख रही है। लेकिन चूंकि भारत कभी भी सीधे-सीधे किसी युद्ध में शामिल नहीं है और यहाँ व्यापार में यदि कहीं पर भी कोई प्रभावित हो रहे हैं तो वो केवल ये एलपीजी और तेल वाले, क्योंकि हम उनसे ही अधिक मात्रा में ले रहे हैं। बाकी दूसरे देशों के साथ जो हमारे अभी व्यापार है वो तो सब सही चल रहे हैं। यही कारण है कि आपने भी जैसा कहा कि अभी हमारे सब्जियां हैं, अनाज है, ये सब की कीमतें इतनी अभी नहीं बढ़ी हैं। ये कब बढ़ेंगी? जब ये युद्ध लंबा खिंच जाए और उस समय यदि पेट्रोल और ये सब डीजलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस समय फिर हमारा परिवहन भी बाधित होगा और परिवहन बाधित होगा, स्वाभाविक है कि कीमतें भी बढ़ेंगी। तो वो सिचुएशन बहुत लंबे समय बाद आएगी। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारी आत्मनिर्भरता इतनी है कि हम ऐसी किसी भी सिचुएशन को बहुत सहज रूप से सामना कर सकते हैं। कोविड भी कितना बड़ा रूप लेकर हमारे देश में आया, लेकिन हमने ही अपनी दवाइयां बनाई, हमने ही उसको सामना किया और आज की स्थिति में हम फिर से स्वावलंबी बनकर खड़े हैं। यहाँ पर यदि एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है तो वो एक समस्या है कालाबाजारी। कालाबाजारी आप कोविड के समय भी देखे थे और जब भी क्राइसिस होती है तो कालाबाजारी सबसे पहले आती है। कालाबाजारी लाने वाले भी हमारे बीच के हैं। आप यदि मेरे को कोई भी गैस सिलेंडर अधिक कीमत में बेच रहे हैं, वो तब बेच पाएंगे जब मैं आपके पास खरीदने आऊंगी। तो आप कालाबाजारी तभी कर पाएंगे जब मैं एक जागरूक नागरिक ना रहूं और मैं केवल एक स्वार्थी बनकर अपने पैसे को वहां डालूं। तो यहाँ पर हम जनता का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार की कालाबाजारी और इस प्रकार के आर्थिक संकट के समय जिस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने का किया जा रहा है, हम उसको किसी भी प्रकार से रोकें। और ये चीजें अभी रुक भी रहे हैं वैभवी जी। जिस प्रकार से मैं कई ग्रुप से जुड़ी हुई, कई प्रकार के जगहों से जुड़ी हुई हूँ, हर जगह पर नकारात्मक विचार नहीं आ रहे हैं, लेकिन नकारात्मक के साथ सकारात्मक भी आ रहे हैं।
लोग दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि अरे इतना अधिक आप मत डरिए, हमारे पास साधन है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम आर्थिक रूप से इतने निर्बल नहीं हुए हैं कि हमको खाने की कमी पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल भी किसी तरह से एक मन में कोई संकोच या कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रहें, यही अपील हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं। युद्ध के बारे में यही ज़िक्र हमने किया था कि हम उन सभी पहलुओं पर बात करें जिससे जन जागरण हो पाए और जो भी स्थिति इस समय समाज में बन रही है उस स्थिति से हम निकल पाएँ। और मैं महेश जी के पास आना चाहती हूँ। महेश जी, नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से और जो अभी चीज़ें जिस तरह से आप देख पा रहे हैं एज़ अ लीडर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी पूरे देश में माहौल बहुत अच्छा है। अभी आप देख रहे हैं पूरा दुनिया युद्ध की ओर जा रही है और हम अपने देश में बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर चुनाव की तरफ जा रहे हैं और चुनाव भी बिना किसी व्यवधान के सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारी कर रही हैं। तो देश का माहौल तो अच्छा है और देश में भरोसा भी है। लेकिन जैसा अभी कल्पना जी ने कहा कि इस आर्थिक संकट के दौर में जो लोग ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करते हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का नुकसान करने को जो तैयार बैठे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें खुद एक नैतिक कर्तव्य के साथ हम नागरिकों को आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हमारा देश के प्रति क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमें करना चाहिए। और ऐसे माहौल में हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हम देश के अपने स्वार्थ के और अपने लालच के लिए देश का नुकसान करें। तो ऐसे में हम, चूंकि देश ने हमें सब कुछ दिया है, पहचान दी है देश ने हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं, लेकिन देश के प्रति हमें जिम्मेदारी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज देश को देने का समय है। क्या देना है? साहस, धैर्य और ये छोटी छोटी समस्याएं, इनको झेलना, पैनिक क्रिएट ना करना, अफवाहों पर भरोसा ना करना और देश के प्रधानमंत्री का जो कहते हैं उस पर भरोसा करना। जब पूरी दुनिया देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो देश की जनता को भी उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं इस बात को अपने दावे के साथ इसलिए पुख्ता कर रहा हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर जिस प्रकार उन्होंने पूरे देश का और दुनिया का नेतृत्व किया, तो हमें उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं देश की 140 करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं कि निसंदेह ये तत्कालिक प्रॉब्लम है, तत्कालिक इश्यूज हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमें अपने नेतृत्व पर और देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा होना चाहिए। हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं, एक्शन प्लान के साथ काम कर रही हैं और सरकार लगातार इनपुट लेकर रोज डे बाय डे इसके बारे में प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को देश की सच्चाई सामने रख रही है। अब ये कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं जो बार बार, जिनका काम ही ये है कि सोशल मीडिया पर टूल किट के माध्यम से या अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए, क्योंकि कई प्रांतों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं इस चुनाव में इस सब चीजों को कैश करने का उनका एक, उनके मन में जो बात होगी वो चल रही होगी। तो मुझे लगता है कि हमें मिलकर इस संकट से पार पाना है। उसमें मैं विपक्षी दलों से भी आह्वान करता हूं कि आप देश के नागरिक हैं, आप देश की समस्या के साथ अपने आप को समाहित करें, उस समस्या का क्रियान्वयन को समाधान ढूंढने के लिए हमारा सहयोग करें और देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो हमें लगता है राष्ट्र को सर्वोपरि हित मानते हुए आगे बढ़ना है। ये बात कहकर मैं देश की जनता को ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सही कहा आपने कि देश है तो हम हैं और हमारे इससे बेहतर, संजीव सर से बेहतर कौन सर जान सकता है। देश के लिए आपने कितना समय दिया है अपनी ज़िंदगी का, बहुत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आप रहे हैं और आपने देश की बहुत सेवा की है। हमारे साथ रीटा गौतम जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सर, अगर सूद सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस युद्ध, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक ये युद्ध थमेगा और सब कुछ एक सामान्य जनजीवन की तरह हम
पूरे विश्व में शांति रहेगी? एक अंदाजा अगर हम लगाएं या अनुमान की बात हम करें तो क्या लगता है कितना लंबा खींचेगा ये युद्ध? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान चाहता है कि वो इजराइल और यूएस के ऊपर इतनी कॉस्ट इम्पोज कर दे कि वो दोबारा से उसके ऊपर जल्दी से हमला ना कर सके। तो वो कॉस्ट इम्पोज करने में कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है कि जो ये महीना तो मुझे लगता है कि पूरा चलेगा युद्ध मेरे ख्याल में, जब तक ईरान की शर्तों को माना नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि ये मार्च का महीना कम से कम, या हो सकता है कि ईद 21 तारीख को आने वाली है, उसके आसपास कहीं खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान अभी किसी से किसी की बात सुनने की मूड में नहीं है। वो शायद जो अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं, हमें जो सोशल मीडिया या न्यूज रिपोर्ट्स या ईरान की न्यूज या इजराइल की न्यूज या उन सबों से जो पता लगता है, कि मेरा अंदाजा ये है कि ये महीना लगभग मुझे युद्ध चलता नजर आ रहा है, जब तक कि अमेरिका और इजराइल कुछ ना कुछ ईरान की शर्तों को मंजूर ना कर ले। जी बहुत शुक्रिया सर। और देखिए नेहा शर्मा जी ने लिखा है, आपको नमस्कार लिखा है, और मैं सभी दर्शकों को और वक्ताओं को भी बताना चाहती हूँ कि आदरणीय सूद सर हमारे किरदार जिंदगी के किरदार रह चुके हैं। तो 1 घंटे का इनका साक्षात्कार नेहा शर्मा जी ने ही लिया था। तो ये एक बहुत सुखद हमारे लिए रहा समय। और सर ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं हैं, और अगर 1 महीना चले, लेकिन सर एक रणनीति तो जरूर पूरे विश्व को एकत्रित करने के लिए, चूंकि चीजें हैं अभी, बहुत सारे संगठन हैं विश्व रूप से सबके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा दबंग अगर देश होता है जो अंकुश बर्दाश्त नहीं करना चाहता या उस अंकुश में रहना नहीं चाहता, ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व को एकजुट होकर कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई एक ऐसा अलग संगठन बनाना चाहिए जिससे इस तरह की जो अचानक की जो वॉर शुरू होता है, जिससे इतनी क्षति होती है और रातों रात चीजें बदल जाती हैं, उस पर कुछ मतलब प्रतिबंध लगाया जा सके? आप किस देश को, मेरी आवाज आ रही है? आप किस देश को रेफर कर रही हैं कि वो अंकुश में नहीं रहना चाहता है? सब जानते हैं। इजराइल? नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ। वो अपने आप को समझता है अमेरिका, जी। अमेरिका सबसे डोमिनेटिंग पावर है, पूरी डॉलर इकोनॉमी पे बेस्ड है, उनके पास सबसे एडवांस्ड हथियार हैं। तो और सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास वीटो पावर है, तो उनके खिलाफ जो भी प्रस्ताव आते हैं उनको वो वीटो कर देते हैं। अब पूरा अब ये इस युद्ध का क्या नतीजा निकलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में अमेरिका इस तरह की पूरे विश्व की डोमिनेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि इस युद्ध में जिस प्रकार से ईरान ने इस युद्ध को हैंडल किया है, उस प्रकार से अमेरिका की जो है प्रेस्टीज या विश्व के अंदर छवि जो है उसके ऊपर बहुत असर पड़ा है। और अमेरिका में भी इस कहीं मैंने पढ़ा था कि कम से कम 75% जनता इस युद्ध के खिलाफ है। और अभी शायद जॉर्डन में या किसी जगह पर ऐसी भी खबरें थी कि अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उन्होंने युद्ध में जो कहते हैं, जो ग्राउंड इन्वेजन करने की बात है, उसमें जाने से इनकार कर दिया है। तो एक तो पहली चीज तो ये सेंसरशिप है इजराइल में। ईरान ने तो बल्कि CNN न्यूज को अपने देश में आने की इजाजत दे दी है, उनके यहाँ पूरा घूम कर न्यूज दे रहे हैं, पर इजराइल के साइड से या अरब देशों की साइड से कोई खबरें बाहर जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो निकल कर नहीं आ रही हैं।
तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में अगर ईरान की शर्तों को मान लिया जाएगा तो अमेरिका की छवि के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और फिर एक शायद जोर लगाना पड़ेगा विश्व को कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार लाए जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर के कंट्रीज हैं उनमें एडिशन अल्ट्रेशन कुछ हो, उसके बाद ही ये संभव है कि अमेरिका के ऊपर जो है। एक और भी चीज है ना, जो जियोपॉलिटिक्स है, अमेरिका की लोकेशन ऐसी है कि वहां पर सिवाय शायद रशिया के ऊपर के रास्ते से और कोई देश उनके ऊपर शायद इस प्रकार का हमले करने में सफल हो। चाइना अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, चाइना अपने आप को डेवलप कर रहा है, चाइना डायरेक्ट वॉर में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। रशिया की इकोनॉमी वीक है और रशिया खुद इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ लड़ाई में, तो रशिया के ऊपर पास भी इतना जोर नहीं है कि वो अमेरिका को कंट्रोल कर सके। उसको अगर अमेरिका की इकोनॉमी वीक होती है तभी उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। मिलिट्री पावर से उसकी शक्ति को कमजोर करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहा सर। शायद यही कारण है कि अमेरिका अभी सबसे अपने हर मतलब एक बच्चा ऐसा होता है, एक हठी बालक जिसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में भी कई बार, जिसका एक हट होता है, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल ऐसी है, सब कुछ उसे चाहिए, किसी और के पास उसे कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये अब संभव नहीं है क्योंकि सब डेवलप्ड हो रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कल्पना जी आपके पास आना चाहती हूँ। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं आपसे संक्षेप में पूछूं, इस वक्त की जो स्थिति है, अगर पूरे विश्व की हम बात करें भारत की छोड़ के, तो क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? वैश्विक स्थिति यदि बोले तो जो अभी चर्चा हुई तो अमेरिका एक जिद्दी बालक की तरह हो गया है, तो वो उनका जिद्दीपन अभी पूरा विश्व देख रहा है। वहीं भारत की यदि बात करें तो भारत एक श्रेष्ठ विचारधारा के साथ और पूर्ण शक्ति के साथ अपने को प्रदर्शित करता आ रहा है। हमने दुश्मन देश के घर में घुसकर उन्हें मारा और ऐसा मारा कि वो दुश्मन देश भी पब्लिकली स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उसे मारा गया है। यानी हमने युद्ध किया भी और कोई उसमें दूसरा बाहर वाला जुड़ भी नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यूक्रेन को बहकाया गया, यूक्रेन रशिया युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर ईरान में इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका घुसा, तो वहां पर युद्ध की स्थिति बनी। यानी पूरा विश्व ये चीज तो देख रहा है कि भारत अपने आप को हर प्रकार से डेवलप कर रहा है। तो पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो भारत का स्थान अभी बहुत ऊंचे स्तर पर है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में हमने अपने आप को बहुत ऊंचा बनाकर रखा हुआ है। और यहाँ पर जो अपने आप को ऊंचा देश और मजबूत देश कहलाते हैं, उन्होंने अपनी रणनीति के द्वारा ये दिखा दिया कि हम छीनने पर विश्वास रखते हैं, हम हराने पर विश्वास रखते हैं, जिसका परिणाम ये युद्ध है। इसलिए अभी विश्व स्तर पर यदि बोले तो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक हर दृष्टिकोण से भारत के साथ प्रत्येक देश के बहुत अच्छे संबंध हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से, और चूंकि मैं अर्थशास्त्र के रूप में यहाँ हूँ, तो मैं बिल्कुल श्योर से कह सकती हूँ कि हमारा व्यापारिक क्षेत्र, हमारा आर्थिक क्षेत्र पूरे विश्व के साथ अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कल्पना जी। हमें बहुत ज़रूरी बातें थी और बार-बार सर, सूद सर आप एक बात बार-बार कह रहे थे, महेश सर ने भी ये बात कही है कि सोशल मीडिया का ज़िक्र आया यहाँ पर, बार-बार आया कि सोशल मीडिया पे हमने ये देखा या सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और कहीं न कहीं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक सेतु का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है और सोशल मीडिया का भी दायित्व है कि वो सही चीजें लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पैनिक हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहे हैं।
ज्यादातर अगर सोशल मीडिया के माध्यम की बात करूं मैं, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, इन सब की वजह से, जी मैं आप तक आती हूँ, हम पैनिक होते हैं हम, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रीलें आती हैं, वो कभी हिंदू मुसलमान की बात हो जाती है, कभी सिलेंडर की बात हो जाती है, कभी युद्ध की बात हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक भटकाव का जरिया है। और मैं अपील करती हूँ जो भी सोशल एक्टिविटी में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि आप सही बात लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह से हमारी जो ये चर्चा चल रही है, ये बहुत ही सार्थक चर्चा है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी को परेशानी हो या किसी भी व्यक्ति विशेष आहत हो हमारी बातों से। ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। बहुत, इसको अंग्रेजी में हेल्दी डिस्कशन कह सकते हैं, एक ऐसी चर्चा जहां पर आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और चिंता भी हम जता रहे हैं, और चिंता भी हम बहुत खूबसूरती से जता रहे हैं। कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ कुसुम जी। और सर, सोशल मीडिया का आपको लगता है कि, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत बड़ा योगदान है, हर चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है और पूरी दुनिया मुट्ठी में है। तो आप अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक अपील करें, तो हम आप एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते देश की सुरक्षा की यदि बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सोशल मीडिया वो जो करते हैं उनको बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। सभी पार्टीज के आईटी सेल्स बने हुए हैं और वो आईटी सेल्स लोगों को भड़का रहे हैं, कुछ भड़का रहे हैं, कुछ उनके बरखिलाफ भड़का रहे हैं। तो इन चीजों, अभी ये जो युद्ध हुआ, हालांकि वो अभी ट्रेंड नहीं किया, पर शुरुआत में लोगों ने यही करने की कोशिश की कि ईरान के खिलाफ लोगों को भड़का। जैसे जैसे ग्राउंड रियलिटीज पता लग रही हैं, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है, तो शुरू शुरू में कुछ देखे गए लोगों को यही कहने लग गए कि जी ये बड़ा अच्छा हो रहा है उनके साथ में। तो इस तरह की चीजें को मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। हम एक निष्पक्ष इस युद्ध में हमें एक निष्पक्ष तरीके से विचार प्रकट करने चाहिए, और हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स ढूंढने की आवश्यकता है। हमें प्रोएक्टिवली ढूंढना की जरूरत है कि हम तेल कहाँ से लें, या हमारे जो एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं, हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स कैसे यूज करें, ना कि हम एक दूसरे को वो करें, डिमीन और डिग्रेड करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है जो पिछले 12-15 सालों से ही देख रहा हूँ। व्हाट्सएप वगैरह 2007, 8, 9 में शुरू हो गए थे, उस समय से ये ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग एक तरह से बड़ा डिविजिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था, पहले अच्छी अच्छी चीजें भी देखने को मिलती थी, अब तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। कल्पना जी कुछ कहना चाह रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नैरेटिव है वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं सेंसरशिप नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह से वेरीफाइड चीजों को बताएं। ये आवश्यक है कि चीजों को वेरीफाई करें। हम आते हैं, हमारे पास चीजें, हम उसको बिना देखे फॉरवर्ड कर लेते हैं, पता लगता है जी एआई से बनी हुई है। बिल्कुल तो सही। हम चीजों को पे ध्यान देने की जरूरत है, और खास तौर पे जो कम्युनल इंस्टिगेशन है, उन चीजों को तो बहुत ही जरूरी है कि कर्ब किया जाए। और अनफॉर्चुनेट है कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल सही कहा कल्पना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल्पना जी कुछ कह रही थी आप? हाँ वैभव जी, हमने इसी पर ही चर्चा की थी, सोशल मीडिया के लाभ और हानि। हम इस पर बहुत अच्छी चर्चा किए थे। आज मैं सोशल मीडिया का ही चीज देख रही हूँ। अभी कुछ देर पहले एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने डाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिना फायर के बनाई जा सकती है और खाई जा सकती है। लोग प्रेरणादायक चीजें भेज भी रहे हैं,
कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। वहीं एक ने एक कंडे से भरे हुए रूम का फोटो डाला है, बोला हम तो तैयार हैं। तो सोशल मीडिया एक प्रेरणा का भी काम कर रही है। और रही बात ये एलपीजी और इनकी बचत की, तो वैभवी जी हम वो गृहिणियां हैं, तो जिस तारीख को हम गैस लगाते हैं वो डेट नोट करते हैं और हमको मालूम है वो कितने दिन चलना है। अगर एक दिन भी पहले वो खत्म होता है तो हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर ऐसा काम किया कि एक दिन पहले वो खत्म हुआ। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने घर को और अपने परिवार के खान पान को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने। और हम भारतीय नारी हैं, हम हर मुश्किल से अपने आप को, अपने परिवार को, देश को जरूरत पड़े तो देश को भी बाहर निकाल सकते हैं। और महेश जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर ने जैसे कि बताया सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें जो पैनिक लोग हो जाते हैं, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, तो अगर चूंकि युद्ध है, समस्या भी है, समाधान भी है, और जिस तरह से हमने एक चूंकि भौगोलिक गतिविधियां भी, भौगोलिक दशा भी खराब होती है युद्ध के दौरान, आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक रूप से भी नुकसान हम झेलते हैं। लेकिन अगर युद्ध के बाद की जो रणनीति होती है, एक सरकार के लिए ये बनाना भी बहुत जरूरी होता है कि युद्ध के बाद हमें क्या करना है या युद्ध के दौरान हमें क्या करना है। तो अगर छोटी सी बात अगर कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि हमारा समय हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। जी। आपका माइक बंद है, माइक बंद है। ऑन हो गया। जैसा भी सूद जी ने कहा कि इस युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद जिस तरह से यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी जो भूमिका विश्व मानचित्र पर होनी चाहिए या जो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या जिम्मेदारी को समझने वाली बात होनी चाहिए, वो मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ी कमी है। और सिक्योरिटी काउंसिल में जैसा आज से 60 साल पहले जो दुनिया थी और आज 60-70 साल के बाद जो पूरे दुनिया में बदलाव आया है, भारत एक विश्व की शक्ति बनकर उभरा है, तो मुझे लगता है भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। और जो भी इसमें सहयोगी देश भारत की भूमिका को देखते हैं वो उनका साथ भी दे रहे हैं भारत का। तो मुझे लगता है इस युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद पूरे विश्व मानचित्र पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए कि बिना किसी कारण किसी पर युद्ध थोपना, जैसा भी सूद सर ने कहा कि ईरान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका अपना सर्वोच्च, अपनी सुप्रीम पावर को दिखाने की लड़ाई लड़ रहा है, उन दोनों के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थर्ड पावर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके भी देश उसमें वहां जाएं, अपनी बात को रखें, क्योंकि अब देश दो ताकतों के बीच नहीं चल सकती। भारत ने भी आज इस लगभग देश की आजादी के 70-75 सालों के बाद आज दुनिया के पटल पर अपने आप को मजबूत किया है। भारत की बात को दुनिया आज सोचती है, समझती है, देखती है और सुनना चाहती है। तो मुझे लगता है यूएनओ में ज्यादा बड़े रिफॉर्म्स करके यूएनओ को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो ये कंट्रीज के बाउंड्रीज के इश्यूज हैं, आपस में छोटे मोटे इश्यूज हैं, उन पर झगड़े ना हो। उन युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि आज युद्ध से ऐसा नहीं है कि दो देश युद्ध लड़ रहे हैं तो उन दो देशों पर ही असर पड़ता है, क्योंकि किसी खाड़ी में तेल है, कहीं पर अन्न है, कहीं पर यूरेनियम है, कहीं पर टेक्नोलॉजी है। तो पूरी दुनिया एक है। हमारे तो जो राजनीतिक चिंतक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद, वसुधैव कुटुंब का तो दर्शन दिया था, अंत्योदय का जो दर्शन दिया था, वो आज की इस युग में उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए और उसकी भूमिका बढ़नी चाहिए। ये बात कहना आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अंत में चूंकि कार्यक्रम हमारी मतलब जो है वो समापन की ओर है और चर्चा बहुत ही सार्थक रही। हमने हर उस पहलू पर बात करने की कोशिश की और बात की भी जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध की बात हम कर रहे हैं और युद्ध चाहे किसी दो देशों के बीच हो, लेकिन उसकी जो लपट होती है, उसकी जो लपटें होती हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को किसी न किसी रूप में प्रभावित ज़रूर करती है। और हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही। और हमारे साथ महावीर विनोद राणा जी जुड़ गए हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बुधवार ये किरदार जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन एथलीट हैं और इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और हम
मदद के लिए तैयार बैठे हैं, तो इनका साक्षात्कार आप जरूर देखिएगा। और चलते चलते सूद सर, महेश सर और कल्पना जी, छोटा छोटा संदेश इस परिचर्चा के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए क्या देना चाहेंगे? सूद सर, पहले मैं आपके पास आती हूँ। मेरा ये सोचना है कि हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए और सरकारी तंत्र को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देश में देनी चाहिए। उसका अभाव होने से ही पैनिक फैलता है। कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होने चाहिए सरकार की तरफ से। कॉन्ट्रडिक्टरी अनाउंसमेंट्स कई दफा हो जाती हैं। पहले कहा गया हमारे पास 76 दिन का रिजर्व है, फिर कहा गया हमारे पास 25 दिन का रिजर्व है। तो इन सब चीजों से कॉन्ट्रडिक्शन होती है और पैनिक फैलता है। क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीजों को। और बाकी तो ठीक है, हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा उसके लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपनी तैयारी करनी है। कल्पना जी, किस तरह से तैयारी करनी, क्या संदेश? सूद जी की बातों का समर्थन करते हुए मैं एक चीज तो कहूंगी कि गवर्नमेंट जितना हमको क्लियरिटी के साथ बताएगी, पैनिक न उतना ही खत्म होगी या कम होंगे। अभी की जनता पूर्णतः जागृत है। जहां पैनिक संदेश भी आ रहे हैं तो वहीं सकारात्मक रूप भी आ रहे हैं, इसलिए जनता भी इस चीज के लिए तैयार है। और मैं यही कहूंगी कि हमारा देश है अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां हम चारों तरफ से घिर चुके हैं या हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई है। ऐसी हम किसी भी स्थिति में नहीं है, इसलिए हम सकारात्मक सोचें और यही उम्मीद करें कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो। बिल्कुल। महेश जी, आपका माइक बंद है महेश जी। विकसित भारत का सपना लेकर देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। 2047 24/7 उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा सूद जी ने कहा कि सरकारें कहती कुछ है करती कुछ है, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। तो हमें अपने नेतृत्व पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखकर जो वो कहते हैं वही करते हैं। और मुझे लगता है कि इस कठिनाई से भी हम आगे निकल कर आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल्पना जी, आदरणीय सूद सर, आदरणीय अवाना सर, और आप सब ने बहुत अच्छा बोला और हम एक दिशा तक पहुंच पाए। और जिस युद्ध की हर परिस्थिति पर गौर करना जरूरी था, उस परिस्थिति पर चर्चा करने की जरूरत थी, उन सब परिस्थितियों पर हमने चर्चा की। और सूद सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि देश के जो एक सुप्रीम पावर है, या जो प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, या जो एक लीडरशिप की बात हो रही है, कल्पना जी ने भी कहा कि हमें साफ साफ चीजें दिखनी चाहिए और हमें बताना चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप आगे आए, जनता को संबोधित करें, और जो भी आपकी रणनीति है या जो चीजें समाज में, देश में बदल रही हैं, वो बिल्कुल साफ साफ आप हमें बताएं, ताकि ये जो पैनिक होते हैं लोग एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, और उस परेशानी के कारण ही कालाबाजारी शुरू होती है। उस परेशानी के कारण ही, क्योंकि एक मानसिक पीड़ा में लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर सब उथल पुथल होता है, और उसके बाद चीजें लोग अपने अपने घरों में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो व्यवस्था है सामाजिक, वो खराब हो जाती है। तो एक अपील है कि सरकार को सामने आना चाहिए, वो अपनी सारी बातें दिल खोल कर, जैसे मन की बात होती है वैसे ही आप संबोधित करें, और अपनी सारी जो रणनीति है और किस तरह से जो चीजें अगर बदल रही हैं तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। बदलाव, जो एलपीजी की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि महिलाएं तो सशक्त हैं, वो कर लेंगी सब कुछ। महिलाएं आधी आबादी है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश के तमाम लोगों से मैं आज अपील करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, किसी का चूल्हा नहीं बुझेगा, चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। और बस सरकार की ओर से यही होनी चाहिए बात कि आप अपनी सारी बातें, जो एक ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, सारी बातें जनता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने युद्ध, प्रभाव और परिणाम, इस विषय पर बातचीत की। कल्पना जी, सूद सर और अवाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तमाम सुधी श्रोता दर्शक, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। अगली बार फिर किसी नई चर्चा, नए विषय पर,
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।